डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। कार्यक्रम का नाम है सच के साथ और आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मान ली जाती है हार जब मान लेते हैं आप, और जीत जाते हैं तब जब आप ठान लेते हैं। तो छठ के महापर्व के आज के दिन जब ढलते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और कल सुबह जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, तो ठान के कहिएगा और शिद्दत से मांगेगा कि सच की राह पे आप यूं ही चलते रहें, क्योंकि सच की राह पे चलते हुए झूठ को परास्त करना है और आप और हम साथ साथ ये कोशिश करते रहेंगे। वैसे आज इस कोशिश को हम विषय के तौर पे इस कार्यक्रम में लाए हैं, वो है किसान और पारदर्शी बाजार। किसानों के लिए पारदर्शी बाजार का होना कितना जरूरी है, और ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये आने के बाद कितनी राहत किसान महसूस कर रहे हैं, किस तरह की कोशिशें सरकार के जरिए की जा रही है, और जो कृषि बाजार प्रणाली है, क्या ये सहूलियत किसानों को दे रही है कि वो जो चाहते हैं बाजार से वो उनको मिल पाए। इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि और कौन से प्रयास किए जाने की जरूरत है, जिसके बाद ये पारदर्शी बाजार फायदे का सौदा किसानों के लिए साबित हो जाए। आप जानते ही हैं, मेरे शो की रवायत है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और रिपोर्ट को दिखाने के बाद बेहद खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ता है, जो आपको आज के इस विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां सिलसिलेवार देगा। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। हमारे देश के लाखों किसान खेती पर निर्भर हैं, जो हमारे देश की नींव हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भी हैं। सरकार ने सक्रिय रूप से किसानों की आय और कल्याण में सुधार किया है, क्योंकि ये समाज में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कानून, सुधार और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन इन्हीं तमाम कोशिशों के साथ जरूरी है किसानों के लिए पारदर्शी बाजार का होना। पारदर्शी बाजार को समझने के लिए आपको कृषि बाजार प्रणाली को जानना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो हम जो कृषि उत्पाद रोज खाते हैं, वो पैदा होने से लेकर हमारे घरों तक पहुंचने तक एक लंबी चेन के जरिए हम तक पहुंचते हैं। इस प्रणाली की दक्षता का हमारी रोजमर्रा के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कृषि बाजार प्रणाली वो माध्यम है जिसके जरिए कृषि उत्पादन देश के सभी हिस्सों में पहुंचता है। अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि किसानों का व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा शोषण किया जाता था। उन्हें मौजूदा बाजार दरों से कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। इतना ही नहीं, दोषपूर्ण तौल मशीनों और गलत लेखा जोखा के भी किसान शिकार हुआ करते थे। इसी के साथ उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं थी, जिससे वो भविष्य में बेहतर कीमत पर अपनी उपज बेचने में असमर्थ हुआ करते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। किसानों के पास एक ऐसा पारदर्शी बाजार है जिसके जरिए वो अपनी उपज को सही कीमत पर बेच पा रहे हैं। किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो, उनकी आय बढ़े और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। इसी के मद्देनजर सरकार ने विनियमित और कुशल बाजार व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले पारदर्शी और व्यवस्थित विपणन स्थितियों को हासिल करने के लिए बाजारों को विनियमित किया गया। दूसरा, परिवहन में सुधार के प्रावधानों ने कनेक्टिविटी के आसान और नए रास्ते खोल दिए, जिसने किसानों के बाजार पहुंचने तक की राह को आसान कर दिया है। किसानों को पारदर्शी बाजार देना हो या फिर उनकी आय को बढ़ाना हो, सरकार लगातार इस ओर प्रयासरत है। सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया है, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की वृद्धि करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। आपको बता दें, सरकार उर्वरक सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिसका बजट 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इतना ही नहीं, पीएम किसान के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता भी मिलती है। तो आज
सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की नीतियां, सुधार और उनके कार्यक्रम किसानों के लिए पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराने में कितने कारगर साबित हो रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि किसानों के उत्थान और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को स्थापित करने के लिए अभी और कौन से कदम उठाए जाना बाकी है। तो अगले 50 मिनट सिर्फ आप मेरे लिए रिजर्व रखिए, क्योंकि आज किसान और पारदर्शी बाजार के बीच की इस कड़ी को हम नजदीक से खंगालने की, समझने की, टटोलने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ इस कोशिश में बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका एक एक कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले कृष्णवीर चौधरी जी, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक संघ के। चौधरी जी, स्वागत आपका हमारे शो में। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसके सिंह, डेप्यूटी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जितेंद्र खुराना मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं, बाजार की नब्ज को अच्छे से समझते हैं, आज समझाएंगे उनको। सर, स्वागत आपका। और शिवाजी सरकार, द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है। अक्सर मेरे कार्यक्रम में आप इनसे मिलते रहते हैं, तो सर से आज काफी नजदीकी से सारी चीजें समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कृष्णवीर जी आप ही से। सर, ये किसान और बाजार असल में कॉन्सेप्ट क्या है सर? किसान के लिए बाजार और बाजार के लिए किसान जरूरी क्यों है? देखिए, जो बाजार की परिस्थितियां हैं वो समय के अनुरूप चलती हैं। जब किसान का माल आता है तो बाजार अपने तरीके से सोच के काम करता है, खरीदारी करता है। अभी तक हमारे देश में कृषि उत्पादों के लिए एपीएमसी की मंडी है, जो प्रदेश सरकारों के कानूनों के द्वारा व्यवस्थाएं चल रही हैं, और वहाँ किसान अपना माल लेके आता है, नीलामी होती है। चाहे दलहन है, मोटा अनाज है, तिलहन है, ये सब है। इसी तरीके से सब्जी और फलों के लिए सब्जी और फल मंडी है, वहाँ भी वो अपना तरीका वही है, प्रदेश सरकारें उसको कंट्रोल करती हैं। किसान तो माल को लेके आता है। अब सवाल आता है कि जो केंद्र सरकार है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का सरकार का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि किसान की जो लागत है और उसमें लाभकारी मूल्य जोड़कर सरकार घोषित करती है। सरकार अपनी योजनाओं के लिए खरीदारी करती है। खरीदारी के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, आवश्यकता के अनुरूप जो है कहीं दलहन तिलहन में जरूरत होती है तो नेफेड भी उसमें खरीदारी करता है। प्रदेश के जो निगम हैं वो भी खरीदारी करते हैं। लेकिन जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो वो मात्र सरकार की खरीद के लिए होता है। बाजार के लिए वो व्यवस्था जो है अभी तक हम सुधार नहीं पाए, उसमें पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि हम उस लागत को देखें तो जो CACP है, जो कमीशन है, वो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनपुट का देखते हैं, लेबर को जोड़ते हैं, ग्लोबल मार्केट भी देखते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हुए इंपोर्ट को क्या है और एक्सपोर्ट का क्या है, वो सारा कैलकुलेट करके तब कमीशन जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। लेकिन यहाँ आवश्यकता है बाजार को सुधारने की, बाजार की मोनोपोली को खोलने के लिए। जो पिछले कानून प्रधानमंत्री जी ने कब बनवाए थे वो इसी किसानों को बचाने के लिए, बाजार के शोषण से बचाने के लिए बनवाए थे। क्योंकि उसमें जब बाजार खोलने की बात है, बाजार इसलिए खोलना आवश्यक है कि सिर्फ आप एपीएमसी की मंडियों के चंगुल में ना रहें, खुले बाजार में आपकी व्यवस्थाएं हो। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ आपका सीधा लिंकेज हो सकता है, आप उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए आवश्यकता है कि जब तक किसान को हम बाजार में सीधा नहीं जोड़ेंगे, उपभोक्ता के साथ नहीं लिंकेज करेंगे, तब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। सीधे जोड़ देंगे तो बाजार तो खत्म। फिर नहीं, बाजार खत्म आप बाजार खत्म करना चाहते हैं? बाजार खत्म कहाँ है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने योजना शुरू की है, इसलिए की है कि किसान का जो ग्रुप एक हो और वो अपना जो है बाजार में खड़े होकर अपने उत्पाद का उचित मूल्य उसको मिल सके। पारदर्शी बाजार से आप समझ क्या रहे हैं सर? मुझे लग रहा है कि हम विषयांतर तो नहीं हो रहे हैं। मैं बता दूं आपको, पारदर्शी बाजार की बात हम करते हैं जब किसान का माल आता है। अभी धान आया हुआ है, मैं सबसे पहले आज की बात करता हूं। ठीक है। क्या वजह है
कि मंडी में धान को जो है 1500-1600 रुपये कुंटल पर बेचने के लिए किसान को बाजार की ताकतों ने मजबूर कर दिया। क्या वजह है कि जब तिलहन की फसल आती है, अभी चने की पिछले सीजन में चने की बात थी, 4041 रुपये किसान को बेचना पड़ा। सोयाबीन की अभी बात थी, इसी सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें किस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए, ये मार्केट फोर्सेस की बात मैं कर रहा हूँ बाजार की। उससे पहले की देख लीजिए, मूंग की दाल की मैं एग्जांपल दे देता हूं, उसका भाव देख लीजिए, सरसों का भाव देख लीजिए। 50 दिन के अंदर जब किसान का माल बाजार में आता है तो बाजार की ताकतें दाम गिरा देती हैं। अच्छा। और वो एक साजिश के तहत गिराया जाता है, और जब वो माल गोदाम में आ जाता है उसके बाद उसका दाम बहुत तेजी से बढ़ता है। उपभोक्ता को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। उसका जो बिचौलिए की जो बात मैंने आपसे कही, जो माल खरीदते हैं 50 दिन तक स्टॉक करने के लिए, वो उसका लाभ लेते हैं और किसान उसमें अभी बचने ठीक की है। स्थिति में नहीं ठीक है। है। उसी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी कमेटी का गठन किया, इसलिए कि उसमें पारदर्शिता हो और किसानों को लाभ कैसे मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है सर, एसके सिंह साहब मेरे साथ हैं। तो सिंह साहब, जो तस्वीर असल में कृष्णवीर जी दिखा रहे हैं, उसके बाद ये कह सकते हैं कि पारदर्शी बाजार जैसी कोई चीज फिलहाल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन सर, आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले कुछ समय में जो विपणन व्यवस्था है, बाजार की व्यवस्था है, किसानों के परिप्रेक्ष्य में जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, वो तो काम कर रहे हैं। तो कौन सी बात ज्यादा ठीक है सर, जो कृष्णवीर जी कह रहे हैं या जो सरकार की तरफ से समझाई जा रही है? किसानों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पारदर्शी बाजार होती क्या है और उससे पूर्व बाजार कैसे विकसित हुए देश में, इसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा तो बेहतर तरीके से हमारे किसान भाई समझ पाएंगे। कि ये जो कृषि उपज एपीएमसीज की बात हो रही है, इसकी उत्पत्ति 1886 में हुई है, लेकिन उस समय उद्देश्य पूर्णतया अलग था। उस समय उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ से उत्पाद को, कच्चा उत्पाद को मैनचेस्टर ले जाना था, वहाँ पर काटन वगैरह का उसके कपड़े निर्मित करने थे। उनका उद्देश्य सप्लाई सुनिश्चित करना। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद ये कहा गया कि हमारा उद्देश्य अब अलग होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि एक किसानों के लिए विपणन व्यवस्था स्थापित की जाए, जिसे हम कहते हैं कि लेइंग ऑफ मार्केट यार्ड्स। फिर देश में बहुत सारे मार्केट यार्ड्स बनने शुरू हुए। फिर क्या हुआ कि आप इधर देखेंगे कि जब 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो सारी मंडियां देश में निर्मित हुई। आज देश में 7057 मार्केट यार्ड्स हैं, मंडी समितियां नहीं, मंडी समितियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर उद्देश्य बदला, मतलब उन कानूनों को लाने का उद्देश्य बदला जो 1886 में था। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ कि देश को एक ट्रांसपेरेंट मार्केट दी जाए। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये था कि जितने वहाँ पर चार्जेज लगते हैं, जितनी वहाँ प्रक्रियाएं होती हैं, वो सुपरिभाषित हों। उदाहरणार्थ मैं क्लियर करता हूँ बात को, जैसे अगर वहाँ पर ऑक्शनिंग होती है, मतलब ऑक्शनिंग का मतलब सिंपल भाषा में समझा जाए कि उनके मूल्य का निर्धारण होता है, तो मूल्य का निर्धारण के लिए एक प्रक्रिया निश्चित कर दी जाए कि इस तरीके से ऑक्शन करके होगी, बोली लगा करके होगी। अगर उनकी कोई भी फीस लगती है, जिसे हम मार्केट फीस कहते हैं, विपणन शुल्क कहते हैं, तो उसको निर्धारित कर दिया गया है। वो मूल्य पर आधारित है कि इतने मूल्य का उत्पाद होगा तो इतना ही लिया जाएगा। उसके पहले क्या होता था कि जब ये पता नहीं होता, सिस्टम पारदर्शी नहीं हुआ करता था, सुनिश्चित नहीं था, परिभाषित नहीं था, तो कुछ भी उसको ले लेते थे। और उसके बाद जब तौलाई की बात आती है तो तौलाई के लिए यह कहा गया कि कांटे की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था होनी चाहिए। वो बाबा आधे के ज़माने के कांटे नहीं होना चाहिए कि 4 किलो को 3 किलो या 2 किलो 10 कुंतल को कुछ कम करके बताएं। लेकिन बिचौलियों का शोषण सर, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ। नहीं, इस पे भी जरूर बताइएगा सर। बाकी चीजें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बिचौलियों का शोषण अभी भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में सर। बिचौलिए का शोषण बिचौलिए का शोषण बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन बिचौलिए के शोषण के लिए मैं किसानों को बताना चाहूंगा, और सरकार भी इस पर बहुत आगे चल के काम कर रही है। वो ट्रांसपेरेंसी में नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में आता है। अच्छा। एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि देश के जितने भी कानून हैं, चूंकि यह राज्य का विषय है, राज्यवार एपीएमसी एक्ट्स होते हैं, उनके सभी में है
कि जो विपणन शुल्क होगा, जो मार्केट शुल्क होगा, वो खरीदने वाला खरीदार ही देगा, किसान नहीं देगा। उसी प्रकार से जितने भी कमीशन चार्जेज होते हैं वो सभी खरीदार देते हैं। लेकिन खरीदार क्या कहते हैं, जिसे आप अदरवाइज कमीशन एजेंट भी कह सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने खरीद लिया, कहा किसान से, कहा भाई देखो हमको कुछ कमीशन चार्जेस भी लगते हैं, तो कुछ आप भी दे दो, कुछ हम भी दे दो। ये लेकिन कानून में व्यवस्था नहीं है। कानून कहता है, जो मंडी कानून कहता है कि केवल खरीदार को देना होता है। तो इस तरीके से सूचना के अभाव में तो दो पैरेलल व्यवस्था चल रही है ना, एक सरकार की और एक बिचौलियों की। नहीं, बिचौलियों की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। आप ही ने बताया मुझे अभी। नहीं, क्यों कहते हैं भाई ये व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्था अलग से है। आगे मैं वही बता रहा हूँ, चीजें चल रही हैं सर, फिर तो पारदर्शिता कहाँ रही? नहीं, उसी चीज को मैं आगे बता रहा हूँ। इस हरकत को, इन चीजों को होते हुए देखकर सरकार ये व्यवस्था कर रही है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कि सिस्टम ही ना रहे ये तय करने के लिए। जैसे केवल इनाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कर रहा हूँ। देश में अनेकों प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लग गए हैं। वहाँ पर अपना किसान जब माल बेचता है तो यह अपने आप इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वहीं से तय हो जाता है कि इसका इस रेट से लिया गया, बिडिंग ऑनलाइन बिडिंग हुई है, ऑनलाइन बिडिंग के बाद इतना पैसा हुआ, उसके अकाउंट में चला गया, इतनी फीस हुई, किस फीस मार्केट कमेटी को चली गई। अच्छा। और जो अगर कमीशन एजेंट है, फालतू इसमें कमीशन एजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे इस बातचीत करेंगे। लेकिन जितेंद्र खुराना, जो चीजें समझा रहे हैं सिंह साहब, ये बाजार इतना ही आइडियल है, इतना ही आदर्श है, जो स्थितियां पैदा करने की ट्रांसपेरेंसी के नाम पे की जा रही हैं, वो आपको इनहेंस या फिर होती हुई नजर आती हैं? सर, बाजार की नब्ज आप जरा टटोलिए ठीक से। सर, मेरे को पहले तो आप सबको राम राम। पहली बार मैं डिबेट में आ रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा वो मेरा रिकॉर्ड नहीं है, 35 साल से व्यापार कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा, जो आपने शब्द रखा विचोलिए। सर, कमीशन एजेंट्स, विचोलिए और कमीशन एजेंट्स में बहुत फर्क है। अच्छा। कमीशन एजेंट्स हो गए जो किसान और कंज्यूमर के बीच की कड़ी है। विचोलिया आप किसको कहते हैं? व्यापारी को विचोलिया कहते हैं या कमीशन एजेंट को विचोलिया कहते हैं? शोषण कौन कर रहा है खुराना साहब? मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। अब हमारे को सरकार ने बताइए सर, मुझे कंसर्न किसानों के शोषण से है सर। मैं वही शोषण की बात पे आ रहा हूँ। किसानों के शोषण से है। शोषण कौन कर रहा है? सरकार ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई। सिंह साहब ने बताई कि कांटे चेंज किए गए, इलेक्ट्रॉनिक कांटे किए गए, बहुत बढ़िया। हमने उसको हाथ के हाथ लिया। मैं जादपुर सब्जी मंडी में ट्रेड करता हूँ। ठीक है। हाथ के हाथ पूरा ट्रेड मुश्किल कुछ ही दिनों में चेंज हो गया। उसके बाद आया कि कमीशन पहले किसान पे लगती थी, वो डाली गई कि ग्राहक देगा, राइट। अब उसी पे चल रहा है, जब से सरकार ने चेंज किया उसी पे चल रहे हैं। कहीं भी कोई डबल कमीशन नहीं ली जाती। अगर कोई डबल व्यवस्था भी चलती रहती है नहीं, अगर कोई डबल कमीशन ले रहा है तो इलीगल काम कर रहा है। उसके लिए आप सरकार टाइम पे चेकिंग करती है और चेकिंग बढ़ा दीजिए। जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आप एक्शन उठाइए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कह रहे हैं बस एक ही व्यवस्था चल रही है? सर, जो गाइडलाइंस हैं कमीशन एजेंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं। जहां तक हमारी नॉलेज है नहीं है। अगर आपको नॉलेज है आप इंक्वायरियां करिए, जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं किसान संघ के, बहुत बढ़िया सर ने बात बताई। एमएसपी का मुद्दा सरकार ने कर रखा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन सर, सोयाबीन की अभी आपने एक बात बताई, हम सोयाबीन पे आते हैं। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 59 रुपये है और आज की तारीख में भी किसान उसको 40 से 45 रुपये पे मजबूर हो रहा है बेचने पे। ये यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ पे आते हैं कि सर, जो विचोलियों के द्वारा शोषण वाली बात है कि विचोलिया मजबूर कर देते हैं किसान को माल बेचने के लिए। यहाँ एक पॉइंट है सर, सारा काम डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। फसल ज़्यादा हो गई आपके डिमांड के मुताबिक। मैं बहुत टाइम से कहता हूँ, मेरे को तकरीबन 8 साल से मैं कह रहा हूँ कि हमारे को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। हमारे पास पैनल्स हैं, हमारे पास सरकार पे पूरी टीम्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, जो हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं कि इंडिया में किस कमोडिटी की कितनी
फसल हुई है, ज़्यादा हुई है, तो उसके लिए हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए उसके भंडारण की। तो वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है सर आपको, किसान को नहीं मिल रही। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले शिवाजी एक सर के point पास। और- सर अभी हाँ, तो चलिए। पूरे 2 फेजेस है सर, चलिए, आऊंगा। ठीक है। शिवाजी सर, बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको क्या दिखाई देता है? हमने सरकार की तरफ से पक्ष भी सुन लिया, किसान क्या कह रहे हैं वो भी सुन लिया, बाजार क्या कह रहा है वो भी सुन रहा है, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट एक न्यूट्रल एनालिसिस सर, क्योंकि वही आपकी एक्सपर्टीज है। नहीं, देखिए प्राइसिंग जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और हम देखते हैं और अभी देख रहे हैं तमाम कोशिशों के बावजूद। देखिए जहाँ तक सरकार की कोशिश होती है कि एक स्ट्रेट पॉलिसी हो और उसका फ़ायदा जो है सीधे जो प्रोड्यूसर है उसको मिले जी। और बाज़ार की जो हालत होती है, जैसे अभी खुराना साहब बता रहे थे और सिंह साहब भी बता रहे थे हाँ। कि बाज़ार की हालत ये है कि जो प्रोड्यूसर है उसको कम से कम कैसे दिया जाए। जो भी है खरीदार, वो खरीदार आम आदमी हो सकता है, आपके कमीशन एजेंट्स हो सकते हैं, बिचौलिया जो भी कहिए आप हो सकते हैं। तो किसान के पास जो है ये ट्रांसपेरेंसी, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वैसे ट्रांसपेरेंसी के जो वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, टैक्सेस से लेके आपके ढुलाई के जो खर्चे होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें जोड़ा जाता है। नहीं सर, जो जैसा है वैसा दिखाई दे, मुझे तो ट्रांसपेरेंसी ये समझ में आती है। नहीं, आपका ऐसा है क्या? नहीं, जैसा है बिल्कुल वैसा नहीं होता है। अगर आप एमएसपी की भी बात करें, हाँ। मैं समझता हूं कि बहुत कम किसानों को एक्चुअल एमएसपी मिल पाता है और बहुत थोड़े से किसानों को उससे ज़्यादा मिल पाता है। अच्छा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ज़्यादातर किसान जो है एमएसपी से नीचे ही कहीं ना कहीं बेचते हैं, क्योंकि कई तरह के प्रोसेस जो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो मार्केट तक पहुंचना, सामान को पहुंचाना, उसके बाद सारी चीज़ों को तय करना, इन सारी चीज़ों में किसान के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहता है, क्योंकि उसके खर्चे ऑलरेडी हो चुके होते हैं और उन खर्चों में तमाम टैक्सेस भी वो देता है, जो जीएसटी वगैरह वो देता है, उसका रिलीफ जो है किसान को जहाँ तक हम समझते हैं उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि जीएसटी वगैरह की जो व्यवस्था है वो जब तक वो जीएसटी में अगर एनरोल्ड है तब जाके उसको क्लेम करे, तब जाके हो। आम तौर पे किसानों को जीएसटी का रिलीफ तो नहीं मिल पाता, हर चीज़ पे वो जीएसटी तो देता है। तो इस तरह से जो प्राइसिंग प्रोसेस है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है, उसका फ़ायदा जो है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है आजकल कई बड़ी कंपनियां भी बार बार कह रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होने में कई देशों के बाज़ारों में वो उसको मैनिपुलेशंस भी करते हैं और जब कंपनियां बड़ी हो जाती है तो मैनिपुलेशन पावर भी बढ़ जाती है। ठीक है सर, तो लेकिन ये प्राइसिंग प्रोसेस के अलावा जो दूसरी व्यवस्था है उस पर भी आज हमारी नजर है सर। आऊंगा, माफी के साथ रोक रहा हूं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और इस ट्रांसपेरेंसी के सही मायने क्या किसान समझ पा रहा है, यही समझने की हमारी कोशिश है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और सच खुद में बहुत पारदर्शी है, लेकिन आज उस बाजार के पारदर्शी होने की कहानी या फिर उन नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कहा जा रहा है कि किसानों के लिहाज से अब काफी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। मेरे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए। कृष्णवीर चौधरी जी, आप ही के पास आना चाहूंगा फिर से एक बार, शुरुआत आप ही से। सर, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उसका एक जरिया है कि जो वो मेहनत कर रहे हैं उसका फल उनको मिल पाए,
क्या इन पारदर्शी बाजारों से वो फल मिल पा रहा है? देखिए, सरकार का भरपूर प्रयास है कि किसान को किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता अपनाकर आर्थिक रूप से उसको समृद्धशाली बनाने का प्रयास किया जाए। इनाम मंडियों की शुरुआत इसलिए की थी कि छोटे बाजार हों और उसमें किसानों को ये पता हो कि कहाँ उसको क्या भाव किस फसल का मिल रहा है। जी, ये उद्देश्य बहुत साफ है। मैंने आपको पहले कहा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उद्देश्य यही था कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। बाजार की जो बात है, अभी खुराना जी कह रहे थे, एक बात समझ में नहीं आती हमारे कि जो सब्जी और फल किसान लेके आता, मैं दो उत्पादों बात कर रहा हूं, सब्जी और फल, जो उत्पाद किसान अपने खेत में 3 महीने मिनिमम लगता है, उसको 4 महीने तक की फसल होती है, उसको पैदा करके लेके आता है, अपना ढुलाई भी खुद करके आता है, और जब उसके ऑक्शन करने की बात आती है तो उसका माल तो 6, 7, 8 रुपए किलो औसतन बिकता। और कई बार ये हुआ, आलू प्याज की तो ये स्थिति हुई कि वो 3 रुपए और 2 रुपए किलो तक और फेंकने तक की स्थिति। बाजार की ताकतों के कुछ शब्द घनश्याम जी मैं डिस्क्लोज करता हूं देश के। खुराना जी, आपको ये धाके, धांसे, खम्मम, मीम, ये कौन सी भाषा है, क्या करेंसी है जो किसान का माल नीलाम करते समय कमीशन एजेंट्स के द्वारा सब्जी मंडियों में प्रयोग किया जाता है? क्या वजह है कि 8 और 10 रुपए किलो की सब्जी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए की बात मैं कर रहा हूँ, और वो 3 घंटे के अंदर किसान का जब माल 6 बजे सुबह नीलाम हो जाता है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और जब वो उपभोक्ता तक पहुँचता है तो वो 8 और 7 रुपए की सब्जी 40 रुपए किलो मिनिमम में, बहुत लोएस्ट कैप की बात कर, 40 रुपए किलो कैसे हो जाता है? 3 घंटे में 4 गुना दाम कैसे, 5 गुना दाम कैसे होता है? ये उपभोक्ता और उत्पादन करने वाले किसान के बीच में जो पैसे की अंतर है वो कैसे कम हो? मेरा आपसे ये सवाल है कि आप उसको बताइए। कोई सब्जी उपभोक्ता को 40 रुपए किलो से कम पर नहीं मिलते और किसान को 10 रुपए किलो तक के पैसे नहीं मिलते। फलों की बात मैं करता हूं, हिमाचल प्रदेश के किसानों की सेब की वो दुर्गति हुई है कि वो बाजार के लिए रोते हैं और बाजार नहीं उनको मिलता, लेकिन उपभोक्ता को वही सेब जो है क्या 100 रुपए किलो में नहीं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता? ये कौन सा तरीका है, कौन सी ताकतें हैं, क्या खेल है ये? और ये खेल घनश्याम जी, ये खेल 10,000 और 20,000 करोड़ का नहीं है। सिंह साहब बैठे हुए हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं, ये लाखों करोड़ का बाजार का खेल नहीं, लेकिन है। खुराना साहब कह रहे हैं ऐसा कोई मीडियोकर सिस्टम तो ही ये नहीं है तो सर, आपको आप तो भी बड़ा क्वेश्चन नहीं, लगा ये रहे हैं। मैंने तो सवाल पूछा है कि ये कौन सी ताकतें हैं जो 8 का 40 बना आपका देते सवाल हैं? अपने आप में एक आरोप भी है ना सर, एक आरोप भी नहीं है, सीधा आरोप नहीं है। 8 रुपए की चीज 40 रुपए में बिक रही है। ये बाजार की हकीकत खुराना है। साहब रिस्पॉन्ड करिए यही- जरा। बिल्कुल यही सुधार जवाब करने की देता हूं। जरूरत है। ठीक है। बिल्कुल चौधरी साहब, ये जो धाके, धड़ी और जो ये बातें आप बता रहे हैं, ये तकरीबन 30-40 साल पुरानी बातें हैं। आज की नई जनरेशन कब तकरीबन 25-30 साल से, तो 35 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, और 25-30 साल से तो कोई धाके धड़ी नहीं चल रहा, कोई मनों में भाव नहीं होता, किलो में भाव होता है। किसान को सीधा पूछा जाता है डायरेक्ट कि आपका ये माल इस भाव बिक रहा है, आपने बेचना है कि नहीं बेचना। ओपन ऑक्शन होता है। पहले हाथ के नीचे माल बेचा जाता था, तो ये कौन सी मंडी की बात कर रहे हैं सर? हाथ के नीचे माल बेचा जाता है। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, 40 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। आज की चौधरी तारीख सर में, अपडेट नहीं है, इसका मतलब आप कह रहे हैं? हाँ चौधरी सर, साहब नहीं अपडेट नहीं है मतलब? चौधरी साहब बहुत ही सुलझे हुए अरे नेता सर, है। दोनों चीजें कैसे हो जाएंगी एक सर, साथ? नहीं, मैं आप एक- कह रहे हैं 40 साल पहले की बात बता रहे हैं, बिल्कुल दूसरी तरफ राइट, आप- एकदम सर, मैं राइट कह रहा हूँ सर कि अभी एक चीज बोलिए ना, आप ये बताइए कि चौधरी साहब अपडेट नहीं है, मैं इनको चौधरी कोई साहब जानकारी नहीं है। अपडेट दूंगा ना सुनिए। अभी का। हाँ, इनको कोई जानकारी नहीं है। नहीं, चौधरी साहब को जानकारी है, तभी तो धाके फिर आप धड़ी ये बता रहे बोलिए कि 40 साल पहले हैं। वाली चीज चल रही है। बिल्कुल, लेकिन वो 40 साल पुरानी बातें बोल रहे हैं। सर, दोनों चीजें मत चली, एक चीज बता के चलिए सर, घनश्याम प्लीज। जी, मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, ये 40 साल पुरानी बात बता रहे हैं। आज की तारीख में 25 साल से मेरे को देखता हुआ हो गया, कोई धाके धड़ी नहीं चलता, अपडेट कोई नहीं। हाथ के नीचे माल नहीं चौधरी होता। साहब अपडेट नहीं है, प्लीज Right. रिस्पॉन्ड करिए सर। बिल्कुल सही कह रहे क्या हो। ये सच्चाई नहीं है खुराना साहब कि जी। 6% कमीशन सब्जी मंडी में लिया जाना चाहिए?
सब्जी और फलों सब्जी हाँ, पर। हाँ। क्या ये सच्चाई नहीं है कि पहले आड़ती थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के रखा करते थे अपने दोस्तों के लिए, परिवारों के लिए, बांटने के लिए, घर के लिए? आज प्रति पोटली, प्रति बैग, प्रति बोरा वो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से 50 रुपए बोरा क्या और 25 रुपए टोकरी पे और 20 रुपए टोकरी पे और 10 रुपए टोकरी पे अवैध तरीके से जो है, क्या कमीशन एजेंट पैसा नहीं वसूल रहे? क्या ये झूठ है? ये 100% आप मेरे साथ चलिए। मैं कल सुबह 6 बजे, यहाँ की सब्जी मंडी है मिर्जापुर, गाजीपुर पास में है, साहिबाबाद सब्जी मंडी पास में है। सर आप 40 साल से गए हैं मंडी? नहीं गए? मैं तो 40 साल से मंडी मैं आज भी सुबह गया था। अच्छा, खुराना साहब के हिसाब से तो 40 साल पहले की बात है। मैं आप कर रहे बता हैं। रहा हूँ, यही हकीकत है। मैं आपको आजाद वहीं से सब्जी शुरू हो मंडी जाती बोल रहा है। हूँ। सब मंडियों में अपनी अलग अलग व्यवस्था होगी। अच्छा, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की जो एपीएमसी है उनके अंडर में दी जाती है संभालने के लिए। 6% कमीशन सरकार ने तो सर तय की हुई है। ये ईमानदार वाली मंडी कौन सी है सर? जहां सर आप जाते हैं ईमानदार सर? बेईमान की बात नहीं होती सर ये तो मैं बेईमान उसकी- ईमानदारी की बात है सारी। घनश्याम जी मैं उसका अब जवाब दे बिचौलियों रहा को हूँ। शोषण कर रहा है, पहली किसानों के एक हित सुनिए, डाल रहा है, सर बेईमानी है सुनिए ना, सर। कौन शोषण कर रहा है? हाँ। कोई शोषण नहीं होता। पहली बात आप समझिए, 6% कमीशन आपने बोली, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। चौधरी साहब ने 6% कमीशन बोली। 6% कमीशन क्या आड़तियों ने अपने मन से लगाई है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है? ये साहब हैं एपीएमसी से, सर सरकार ने दी हुई है बिल्कुल या दी एपीएमसी ने अपने आप लगाई है? या सरकार आड़तियों के द्वारा तय है, सरकार के द्वारा निर्धारित है। लेकिन वो जो चुंगी का पैसा है वो Right. खुली लूट है। सर, चुंगी और वो का 6% पैसा- नहीं, वो 10% है। नहीं नहीं, चुंगी का पैसा अलग कहीं है। भी सरकार की तरफ से अलाउ नहीं है। नहीं है। कोई लेता है तो उस पर कार्रवाई कोई होनी लेता चाहिए। है, सब कुछ भी लेते कह रहे हैं, सब लेते हैं। सर आप उसके सबको बिना कैसे भिक्षा नहीं मांगते। सर आप सबको कैसे आप ले सकते हैं एक ही बताइए, उसमें? मैं तो कुछ नहीं कह रहा सर, वो नहीं, तो नहीं, नहीं। एक्सपीरियंस से आप मान रहे सर, हैं। आप- एमएसपी कमेटी के आप मेंबर हैं, किसी पे- सरकार के कोई बड़े बिल्कुल। फैसले इनकी सहमति के बिना नहीं होते। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ आप उस पर इंक्वायरियां करिए, जो ले रहे हैं उनको आप उस पर धरपकड़ करिए। ये तो अगर आपको सर, पता है आप गाजीपुर में नकार- हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर सर मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता। अगर कह रहे हैं गाजीपुर में हो रहा है तो आप उस पर इंक्वायरियां बैठाइए। हर अगर मंडी में। उधर हो रहा है कहीं भी किसी मंडी में, मैं तो कह रहा हूँ इंक्वायरियां बैठाइए सर वो इन कह रहे लोगों हैं की। हर मंडी में हो रहा है। हर मंडी में। नहीं सर, हर मंडी की तो मैं वो नहीं कहता। दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? मेन मुद्दा है कि किसान को भाव क्यों नहीं मिल पा रहा, किसान को उसका उचित मूल्य का दाम क्यों नहीं मिल सर, पा रहा। ये जो शोषण को आप डिफेंड कर रहे हैं, बिचौलियों को डिफेंड कर मैं रहे हैं, बिल्कुल डिफेंड नहीं कर इसके रहा, पीछे की वजह भी तो बताएंगे ना। सर, मैं तो ये जरूरी है क्या बाजार के लिए, किसान के लिए बिचौली? सर नहीं, विचोलिया शब्द सर देखिए, अच्छा, कमीशन एजेंट सर, सो कॉल कमीशन एजेंट, सो कॉल नहीं सर। आप अच्छा। बिना एक मिनट, आप एक काम करें ना, हाँ। मंडियों को कर दीजिए बंद। हाँ। आप क्या चाह रहे हैं कि डायरेक्ट किसान से मुझे किसानों को बड़ी लेके कंसर्न है सर। मेरा तो नहीं, मंडियों को बंद कर दो। है, किसानों की कंसर्न सर, किसानों का हित बस। अब आप इधर आए ना, नहीं, जो इधर मैं मेन इधर ही हूं सर, मैं इधर ही हूं। घनश्याम आप इधर जी, आइए जो सर। मेन मुद्दा आप तो है- बिचौलियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे मैं हैं, वो तो वो बिल्कुल- समझाइए सर। सर, मैं ये दिल बिल्कुल- क्यों धड़क रहा है उनके लिए आपका सर? घनश्याम जी, मैं आप तो किसी बाजार का बिचौलियों न्यूट्रल को विश्लेषण करिए ना सर। सर मैं किसी बिचौलियों को डिफेंड नहीं तो कर रहा। न्यूट्रल विश्लेषण करिए। मैं न्यूट्रल किशोर चौधरी विश्लेषण कह कर रहे रहा हैं, ऐसा होता है। आप सर 40 साल पहले की बात कह अब रहे हैं सर। चौधरी साहब अगर कहे सबको एक ही उसमें चक्की में पीसे, मैं कैसे हाँ कह दूंगा? और आपकी बात पे हम क्यों यकीन कर लें? बिल्कुल नहीं करिए। आप अगर उनकी इंक्वायरी बात पे करिए। आप कह रहे हैं कि यकीन ना करें, तो आपकी बात पे क्यों यकीन मैं करें? बिल्कुल नहीं कह रहा, उनके मेरी बात पास पे तो यकीन फैक्ट करिए। है, डेटा है। आप मुझे मैदान दीजिए में डेटा सर। सर नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, मैदान में आइए, मार्केट में जाइए, पता चलेगा दिक्कत कहाँ आ रही है। अब आप कहते हैं कि बिचौलिए या सो कॉल्ड कमीशन एजेंट्स आप बंद कर दीजिए मंडियां। आप क्या चाह रहे हैं कि उठा आप कह रहे के हैं बिना बड़ी बड़ी बिचौलियों के मंडी कंपनियां, नहीं चलेगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मंडी चलानी है तो बिचौलियों को रखना है। बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां क्या उस मैटर को संभाल लेंगी क्या? अच्छा, बताइए आप। तब धमका रहे हैं एक तरीके से। मैं बिल्कुल नहीं धमका रहा। एक व्यवस्था तब ये जो कह रहे हैं बिचौलियों से चलेगी मंडी। सर हम मैंने नहीं, बिचौली बिल्कुल नहीं, भी तो विचोलियों से मंडी नहीं बोला चलेगी। कि मैंने कहीं भी नहीं बोला कि विचोलियों से चलेगी। जो व्यवस्था चल रही है उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, ये मुद्दा है। सर आप तो मानने को तैयार ही नहीं है ना कि किसी तरह की कोई दिक्कत है, सुधार तो तब आएगी। सर, अगर मैं- कृष्णवीर चौधरी कह रहे हैं आप- कि इस तरह की धोखाधड़ी है, आप इस तरह सुनिए। की जालसाजी है, तो आप मानिए तो पहले। सर मैं किस चीज के लिए मानूं जब हो अब ये जहां हो रहा है? फिर किस सुधार की बात कर रहे हैं? सर मैं फिर बता किस रहा हूं, improvement मैं की बात बता रहा हूं कर रहे कहाँ हैं? सुधार चाहिए। हाँ। मेरे को तो 35 साल हो गए धंधा करते हुए, यही सो कॉल्ड विचोलिया ही हूं मैं। ठीक है, अच्छा मैं बता रहा हूं। ठीक है, ओके सर, गॉट हाँ, योर पॉइंट।
सिंह साहब प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल कहने में कोई शर्म नहीं है। अच्छा, तो हमने तो आपको सर एज अ कमोडिटी एक्सपर्ट बिल्कुल, मैं एज ए सर, मैं एज ए एक्सपर्ट के लिहाज से बात कर रहा था। आप किसी भी लिहाज से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट के लिहाज से बात कर रहा घनश्याम था, जी, मुझे अच्छा लगा सर, आपने ईमानदारी से स्वीकारा और बताया कि उसमें क्या बुराई है, की वजह क्या। वेरी गुड सर। ना उसकी वजह नहीं, डिफेंड नहीं कर रहा, समझे सर। सिंह साहब को एक बार इंटरव्यू कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। एक सर थोड़ा बोलने दे कि दिक्कत कहाँ आ रही है। सर और भी सर बिल्कुल बोलेंगे, मैं बोलने के लिए बुलाया सर आपको। सिंह साहब ये क्या हो रहा है सर? नहीं, मैं पहले पोजीशन क्लियर कर दूं, शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है यहाँ पर। कंफ्यूजन, फल सब्जी के बारे में आते हैं। सुधार की बात हुई तो फल सब्जी, चूंकि ये पहले से बात हुई, ये प्रांत का सब्जेक्ट है, राज्य का सब्जेक्ट है। अब देखें कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिल करके ज्यादातर राज्यों में फल सब्जी को डीरेगुलेट करा दिया है। मतलब फल सब्जी ना ही रेगुलेटेड है, ना ही फीस ले जाती है। एक दिल्ली का भी उदाहरण लेकर मैं चलता हूँ। दिल्ली में अगर कोई फल सब्जी मंडी यार्ड के अंदर बिकेगी, तभी कोई बिचौलिया या जो भी नाम देते हो आप उसका, मैं नाम पर नहीं जाऊंगा, तभी उसकी फीस लगेगी, तभी सब कुछ होगा। अगर किसी किसान को या किसी व्यक्ति की इच्छा है कि हम मंडी यार्ड से बाहर बेच दें, तो मंडी का कानून ही लागू नहीं होता है फल सब्जियों पर, और सारी व्यवस्था कुछ मतलब की नहीं है। नहीं वहाँ कमीशन एजेंट हो सकते हैं, ना ही वहाँ कोई हो सकते हैं, सीधे खरीदार सीधे किसान से खरीद सकता है। और ये एक राज्य ये भी समझाइए सर, आगे कृष्णवीर चौधरी जो समझा रहे हैं बहुत सीरियस कंसर्न है सर किसानों के लिहाज से, उसको लेकर आप कहते हैं इस तरह की व्यवस्था है या नहीं है? जो पुराना साहब कह रहे हैं वो ठीक है फिर नहीं। देखो एक चीजों को वस्तु स्थिति में पूरे देश की रखता हूँ, आप समझते हैं। मेहमान और भी है ना सर, और थोड़ा समय देना होगा, तो जल्दी बातें करेंगे। बताएं क्या बताना है। मैं कह रहा हूँ कृष्णवीर चौधरी जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, उसी तरह की व्यवस्था मार्केट्स में इन दिनों है, मंडियों में है, या फिर खुराना जी जो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह का कोई कमीशन भी नहीं होता है, और है तो फिर दुरुस्त करिए। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उस लेवल तक सुधर गई है कि अब सुधार की जरूरत नहीं है। जो परिस्थितियां आपने क्या किया पता है सर? नहीं सर, 2 कदम 4 कदम आगे चल के 2 कदम पीछे हो गए। नहीं पीछे नहीं है, जो स्थितियां यही हैं। अच्छा। क्योंकि मैं मंडियों में भी जाता हूं, उन किताबों के बारे में, कानूनों के बारे में, हर एक के बारे में अच्छे से समझ है। तो मैं अच्छे से जो बातें पहले थी वो अब नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन अब यह कहें कि सब कुछ ठीक हो गया है और आगे नहीं जाना है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए इसको हम हर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडियों, अब बात आई ना, एक मिनट जरा सा, अब देखें मंडियां देश में 7057 हैं, उसमें से बहुत सारी मंडियां जो हैं वो निष्क्रिय मंडियां हैं। केवल मंडी यार्ड का नोटिफिकेशन हो गया है, वहां कोई मंडी नहीं है। अगर उदाहरण के लिए देखें, आसाम में 126 मंडियां हैं। अच्छा। इफेक्ट में 19 मंडियां हैं। मैं किसी और राज्य का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसी बहुत सारी राज्यों में है। अब हम लोग मतलब राज्यों के साथ मिलकर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे वेयर हाउसेस हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, जहां से माल रख करके सीधा सप्लाई किया जा सकता है। सुधार के अंतर्गत कहा कि आप कैसे सुधार कर रहे हैं, तो उनके साथ हम रिफॉर्म के माध्यम से कह रहे हैं कि इनको मंडी यार्ड डिक्लेयर कर दीजिए, कोल्ड स्टोरेज को, वेयर हाउस से किसान आके वहां माल रखे। अच्छा। और खरीदार सीधे खरीद के ले जाए। बीच में जो कॉन्टेक्ट कराने वाले हैं, जिसको एग्जैक्टली कमीशन एजेंट खाली कॉन्टेक्ट कराने वाले ब्रोकर होता है। नहीं हम संकोच क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल संकोच सर, जो कहना चाहते हैं नहीं, बिल्कुल संकोच नहीं है। बताइए क्या बोले सर, पूरी जानकारी के साथ। वो जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर और कमीशन, 3 वर्ड आ गए अब, दो है, कमीशन एजेंट और तीसरा ब्रोकर। बिचौलिया एक ही तीनों के लिए या अलग अलग लोग? मेरी बात सुनो, बिचौलिया एक शो कार्ड शब्द होता है। अच्छा। नॉर्मल जैसे यूज करते, एपीएमसी एक्ट बोलते हैं ना, लेकिन एपीएमसी एक्ट कोई एक्ट नहीं है देश में, ध्यान दीजिए। एपीएमसी एक्ट इज नो एक्ट। तो एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी वैसे बिचौलिया बोल देते हैं। और बिचौलिया नॉर्मली किसको बोलते हैं? कमीशन एजेंट को ही बोल देते हैं, लेकिन वो भी सर्विसेज देते हैं। लेकिन ब्रोकर कह रहे हैं, ब्रोकर वो नहीं होते। दोनों का अंतर बता देता हूँ। तीनों का अंतर बताइएगा सर मुझे, क्योंकि 3 टर्म में मेरे व्यूअर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या रहे सुनते जाए। ब्रोकर का मतलब होता है कि जो बायर को, सेलर को, किसान को और खरीदार को मिला देते हैं, अपनी ब्रोकरी लेकर बाहर हो जाते हैं। अच्छा। और कमीशन एजेंट का मतलब होता है कि वो जो ब्रोकर होते हैं वो पेमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं किसी का, वो खाली दोनों को मिला देते हैं। कमीशन एजेंट बहुत सारी सर्विसेज भी देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि हमने कमीशन एजेंट लगाया कि भाई हमारे लिए माल खरीद दीजिए,
तो वो हमारी तरफ से पेमेंट भी पास ऑन कर देता है बायर को, और उसके बाद हमसे बाद में कलेक्ट कर लेता है। और हमको लगता है कि साफ कभी देखिए ढेरी लगाता है, वहाँ लगता है भाई इसको साफ सफाई क्लीनिंग की जरूरत है, तो ढेरी की क्लीनिंग करा देता है, उसकी ऑक्शनिंग भी करवाता है बैठ करके कि तो सर ये ट्रांसपेरेंसी का ही हिस्सा है मान लिया जाए। अब ट्रांसपेरेंसी वर्ड यहाँ मेरा विषय तो ट्रांसपेरेंसी है असल में, बिचौलिया और ये कमीशन अब देखें यहाँ मेरा विषय तो ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ कहाँ पर आता था ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा कि पहले जो एक किसी ने इस्तेमाल किया रुमाल के नीचे ये होता था, यही आजादपुर मंडी में ही, ऐसा नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी में इसीलिए कहा गया कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली लाया गया कि जितने बिडर हो, कुछ वहां के हो कुछ बाहर के हो, अगर वो आपस में कोलाइड भी करेंगे वहां के लोकल क्या बिडर। मैं ऐसे समझूं पहले जो शोषण हो रहा था मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन अब जो शोषण हो रहा है वो मुझे पता चल रहा है। नहीं, शोषण कम होता है, ऐसा नहीं है। शोषण होता है, शोषण की जो स्थिति है वो धीरे धीरे मतलब ट्रांसपेरेंसी ये है कि जो हो रहा है वो पता चल रहा है मुझको, पता चल रहा है, नहीं हो रहा। 50 रुपए खा रहा है तो पता चल रहा है, पता चल रहा है, 50 रुपए खाता तो पता नहीं चलता था। पता चल रहा है और कम हो रहा है, बहुत धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यवस्थाएं सरकार इस पर कर रही है, लेकिन ये नहीं मान के बैठ जाना है कि अभी और नहीं करना है। ठीक है शिवाजी सर, ये जो चर्चा हो रही है ये हम किस दिशा में जा रहे हैं और जो समझाया जा रहा है वो कितना समझ में आ रहा है सर? 3 टर्म आज हुई, हालांकि सिंह साहब ने उसे काफी क्लियर भी किया, लेकिन बाजार की स्थिति किसान के लिहाज से क्या वाकई बदल रही है? क्योंकि सिंह साहब ये तो कह रहे हैं कि सुधार हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुधार पूरी तरीके से हो रहा है। हम कहाँ खड़े हैं सर? देखिए, मैं एक छोटी सी वाकया बताऊंगा जी। कानपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नरेश चंद्र चतुर्वेदी। अच्छा। 80s 90s में रहे, वो कवि भी थे वो, और काफ़ी मशहूर रहे हैं। तो कानपुर में जो है दलालों का हर साल सम्मान होता है, तो ऐसे उसमें वो आए हुए थे एज चीफ गेस्ट, वो खुद आड़तिया थे। तो उन्होंने एक कविता पढ़ी, कविता काफ़ी लंबी थी, मैं छोटे से मैं बताता हूँ। कविता का उन्होंने कहा कि कौन सही होता है, कि सही तो दलाली होता है। क्यों दलाल होता है? क्योंकि दलाल 2 झूठ को सच कराता है। तो ये कहना है कि बाजार में चाहे आप दलाल कह लें, ब्रोकर कह लें, या किसी तरह का जो एजेंट है वो, उसके बिना बाजार नहीं चलता है। दिस इज ए फैक्ट। आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो प्रोसेस है मार्केट में, जब प्रोड्यूसर पहुंचता है, प्रोड्यूसर रोज बाजार नहीं जाता है, वो साल में 2 बार 4 बार जाएगा। ठीक है। तो प्रोड्यूसर के जो लेवल की कॉन्टैक्ट्स है वो लिमिटेड होता है। तो बाजार को जो एक्चुअल चलाता है वो ब्रोकर चलाता ही है, वो दलाल चलाता ही है। और इसको जो मैं समझता हूँ, देखिए एक चीज़ है, कई चीज़ें जो है हम जब कानून बनाते हैं सोचते हैं कि हम इसको एलिमिनेट कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट नहीं होता, कुछ चीज़ें सिस्टम में बनी हुई होती है, वो चलती रहती है। तो उसको कानून में अगर हम लेकर आएँ और उसको समझें हम कैसे हम लेकर आ सकते हैं, ये चीज़ें भी समझना हमें ज़रूरी है। और जब उसको लेके आएंगे उसकी कॉस्टिंग है। आप जो बार बार बात हो रही है इस वक्त, हम कई उसकी क्या कॉस्टिंग है, चाहे आप सो कॉल्ड आप जो कॉमर्स एजेंट है उसकी बात करिए, चाहे ब्रोकर कहिए, चाहे दलाल कहिए, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना हो, डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट चीज़ें हैं जो होती हैं। तो उनको जब तक आप लीगल फ्रेमवर्क में लेके नहीं आएंगे तब तक ये कन्फ्यूजन बना रहेगा। क्योंकि बाजार के जो मैकेनिज्म है वो हम जितना आसान समझते हैं कि हम गए किसान का अगर बाजार के बाहर भी गया, जैसे एपीएमसी के बाहर अब छूट है, डीरेगुलेटेड में वो जाके बाहर बेचता है, तो बाहर कौन मिलाता है आखिर खरीदार से? खरीदार और जो प्रोड्यूसर है उसके बीच में तो कोई ना कोई कड़ी होगी ही, और होती है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, उसमें कोई बिना काम नहीं चलेगा। तो इसलिए देखिए उसके बिना काम नहीं चलेगा। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग में कई चीजें उसमें की गई है। उसमें बंडल प्राइसिंग की बात की गई है, लॉस लीडर प्राइसिंग की बात की है, बल्क प्राइसिंग की बात की है, इस तरह से कई तरह के लेवल्स हैं जिसकी बात की गई है। तो उसको जब तक हम पूरे देखिए हर चीज बिल्कुल कानून के दायरे में किस तरह से हम ले आए इसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि कानून जो है, कानून कितने भी आप बनाइए उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल्स रह ही जाते हैं। क्या कि कोई आदमी बनाता है और जो बनाते हैं जरूरी नहीं है उनको हर चीज का ज्ञान हो, ये भी होता है कई बार। तो इसलिए हमें जो ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था है उसमें ट्रांसपेरेंसी किया चाहते हैं हम। ट्रांसपेरेंसी ये है कि कितनी कॉस्टिंग जो एक्चुअल प्रोड्यूस है उसके ऊपर कितनी कॉस्टिंग हो रही है, या उसके साथ जो डिफरेंट लेवल पे जो कॉस्टिंग हो रही है उसको हम कैसे जोड़ के फिर एक्चुअल प्राइसिंग तब आएगी, दैट इज ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। तो ये व्यवस्था जो है
सिर्फ डिरेगुलेशन से नहीं खत्म होता ये चीज़ें, ये व्यवस्था एपीएमसी एक्ट से भी नहीं खत्म होता है। और इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो बाजार के डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ बैठ के इन चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो जितेंद्र जी भी कह रहे थे कि इसके अलावा भी मार्केट में कई और समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी समझना आज जरूरी है। ब्रेक के उस पार अहम पड़ाव, आखिरी पड़ाव, रहिएगा मेरे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो हमेशा की तरह सच के साथ में बात किसान की, उसके हित की, उसकी आमदनी की, और आज इन सब से बढ़ के उसके बाजार की, जो उसकी मेहनत को मिलता है, और उस बाजार में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, ये समझने की और आपको भी समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं और मेरे साथ जितने मेहमान हैं वो कर रहे हैं। चलिए सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। जितेंद्र जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे और बता रहे थे कि सिर्फ बात बिचौलियों तक सीमित नहीं है, कुछ और चीजें भी हैं जो जानना जरूरी है। बहुत चीजें हैं सर। मैं बिचौलिया तो नहीं कहूंगा, हमारी वो है कमीशन एजेंट्स। ठीक है, देखिए कमीशन एजेंट्स एक दायरे में आता है। कमीशन एजेंट जो भी है एक दायरे में आएगा सरकार के, उसको कुछ भी कहना, इससे आगे की बात करिए, इससे आगे की, मैं उसके आगे ले हाँ। चलूंगा। उसको खौफ है कुछ भी गलत करेगा सरकार पकड़ लेगी। अब आगे कमीशन एजेंट से कंज्यूमर के बीच में एक कड़ी है जिसको हम भूल रहे हैं, वो होता है जो ये बाजार लगे थे, सोम बाजार, बुध बाजार, या और दुकानें जो मोहल्लों में या इधर होती हैं। एक भी बाजार, एक भी दुकान रेगुलेटेड नहीं है, जवाबदार नहीं है। उनका मन है वो 100 रुपये की चीज़ मंडी से लेके आए हैं उसको 200 बोले, उनका मन है उसको 300 बोले, उनका मन है वो INA में बैठे हैं 100 वाली चीज़ को 500 बोल दें, इट्स ऑन हिम। उनका मन है अगर वो जहांगीरपुरी बैठे हैं 100 वाली की चीज़ 150 में बोल दें, वही चीज़ वो उनके ऊपर। तो मेन काम जो आता है, मेन दिक्कत आ रही है उस चीज़ को रेगुलेट करना, उस बाजार को जो अभी तक रेगुलेट नहीं है, पहली चीज़। अब आ जाते हैं किसान को दिक्कत कहाँ आ रही है। किसान को दिक्कत क्या आ रही है, भंडारण नहीं है। अगर फसल ज़्यादा होती है वो कंफ्यूज रहता है कि मेरे को तो मजबूरी में माल बेचना है। अब वहाँ पे चौधरी साहब की बात एकदम सटीक बैठती है कि जब फसल ज़्यादा हुई, किसान के पास कोई सुविधा नहीं है कि उसको करे क्या, ना उसको कोई गाइड करने वाला कि भैया तेरी अगर फसल ज़्यादा हो गई है तो इसके कई अब सब्सटीट्यूट्स आ गए हैं। हमने जरूरी नहीं कि रॉ, अगर प्याज है तो हमने प्याज आ गया और हमारे 2 रुपये किलो बिक रहा है या टमाटर 20 पैसे किलो बिक रहा है, तो हमने उसको ले जाके मार्केट में फेंकना ही है या बेचना है या सड़ाना है, कुछ ज़रूरत नहीं है सर। आज और उसके सब्सटीट्यूट्स हैं और उसका जो फॉर्म है चेंज करने में बहुत चीज़ें हैं। टोमेटो की आप प्यूरी बना के रख सकते हैं। किसान को इतनी सुविधा मिलनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरा टमाटर अगर 10 पैसे का बिक रहा है, मैं इसको 10 पैसे नहीं बेचूंगा, इसकी मैं प्यूरी बना के रखूंगा
और आगे मैं जैसे ही टमाटर तेज होगा उस टाइम दूंगा। उस टाइम मार्केट ना तो एकदम जंप मारेगी ना उसका इम्बैलेंस होगा। एक चीज भंडारण की हो गई। दूसरी चीज, तीसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है जिसको मैं बहुत सालों से कहता आ रहा हूं अपने इंटरव्यूज में, कि जब कोई हमारे पास पूरा हमारे सरकार के पास पैनल है, और आज की जो सरकार है मैं सैल्यूट करता हूं मोदी साहब को, वो जिस पोजीशन पर किसान को सोच रहे हैं, किसान को लाना चाहते हैं, उस मामले में सैल्यूट है सर को। ऐसे लोग बहुत कम पृथ्वी पे पैदा होते हैं। अब दिक्कत कहाँ है सर, कि इतनी सब कुछ होने के बाद भी किसान संतुष्ट क्यों नहीं है, वो मैं बता रहा हूं आपको। इतनी एमएसपीज दे दी, एमएसपीज बढ़ा दी, फिर भी किसान संतुष्ट नहीं होता। सर हमारे पास सब संसाधन है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है सब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कम हुआ डाटा कलेक्ट है हमारे पास, कौन सी फसल खराब हुई। जैसे अभी सोयाबीन 3 साल से लोग परेशान है किसान, इस साल तो बस तहाई हो गई, उसके साथ डैमेज हो गई फसल। सबसे बड़ा किसान को उसके ऊपर दंड क्या पड़ा, ईश्वर की तरफ से, क्योंकि किसान टोटल डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर। बारिश हुई, फसल 70% 60% सोयाबीन की खराब है अलग अलग राज्यों के हिसाब से, जो ताजी फसल है। ठीक है जी। अब रेट उसके बावजूद उसका वहीं पे 46 रुपये, एमएसपी है 59 रुपये। यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अलाउ है, बट वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही, किसान को उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा। तो जो हमारे पैनल्स हैं जो ये देखते हैं कि फसल ज़्यादा हुई या कम हुई, ज़्यादा है तो हम उसको एक्सपोर्ट के लिए तैयारी करें, उसका भंडारण सुनिश्चित करें, उसके फॉर्म्स चेंज करने की कोशिश करें, जिससे सीधा किसान को फायदा मिले। आज भी सुबह मेरे शॉप पे, मैं इंटरव्यू डेली देता हूँ, मेरी शॉप पे किसान आए हुए थे। किसानों के शब्द हैं, चौधरी साहब बहुत अच्छे से लड़ते, किसानों के लिए जाने जाते हैं, बहुत बड़ा नाम है चौधरी साहब। किसानों का शब्द है साहब कि हम बच्चों को कहते हैं मर जाना, खेती नहीं करना। सर बाबूजी मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सच्चाई है। तो बताइएगा गलत बोल रहा हूँ? सच्चाई है। सच्चाई है। आखिर ऐसा क्या है कि किसान अपने बच्चों को कहता है मर जाना, खेती नहीं करना? ये बताइए। जबकि सरकार अपना खजाना 2 मिनट में खोल देती है किसानों के लिए। ठीक है, आपकी बात करिए सिंह साहब, इस पे रिस्पॉन्ड करिए। ऐसी क्या वजह हो गई अगर ऐसे किसान कह रहे हैं तो, जैसा कह रहे हैं सर? कुछ कह रहे होंगे, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कुछ कह रहे होंगे, नहीं पूछ रहा मैं क्यों कह रहे हैं। नहीं ऐसा कह रहे हैं, उनको कह रहे होंगे ना, लेकिन ऐसा हम भी सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि जोत कितनी कम होती जा रही है, तो आप ध्यान दें कि 1-2 हेक्टेयर से कम जोत वाले 89% हैं। वो अपनी आमदनी को कैसे मेंटेन करें उसको, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, रोड बन रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो जोत धीरे धीरे कम हो जा रही है। और जैसे जैसे जोत कम हो जाती है, वो लाभकारी चीजें नहीं रह जाती हैं। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को कहा जाता है भाई चलो कोई नहीं, दूसरा रोजगार पकड़ लो, शहरों की तरफ पलायन कर लो। तो इस व्यवस्था से निपटारा के लिए कैसे किया जाए, इन छोटे छोटे किसानों को जोड़ करके हम लोग एफपीओ की तरफ बढ़ रहे हैं। सर समय मेरे पास कम है, 30 सेकंड ही दे पाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए सर, ऐसी कौन सी कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं तो पारदर्शी बाजार की तरफ किसानों को बढ़ावा देती नजर आती है? 30 सेकंड में बोलिएगा सर। हाँ, 30 सेकंड में कि हम लोग पूरी मंडी व्यवस्था को ऑटोमेटेड कर रहे हैं जी। वो प्रोसेस में है कि हम पूरी सिस्टम की ऑटोमेशन कर देंगे। और जितनी लाइसेंसिंग सिस्टम है वो भी हम लोग सुधार के तहत राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं, वो भी डिजिटल कर दी जाए, तो पूरी व्यवस्था को डिजिटलाइज कर दी जाएगी और ये चीजें निपटारा हो जाएगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि राज्यवार कानून है, तो कहीं पर कमीशन एजेंट है, कहीं पर नहीं है, तो किसी एक पर आरोप नहीं मढ़ा जा सकता है, बल्कि और क्लीन चिट भी नहीं दी जा सकती है। व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, कृष्णवीर चौधरी जी। देखिए, बाजार को सुधारना पड़ेगा
और जब तक बाजार को नहीं सुधारा जाएगा, एक तो मोनोपोली तोड़ने के लिए बाजार को खुला बाजार करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री को सीधे लिंकेज जो है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का फार्मर के साथ करना पड़ेगा। अच्छा। तीसरी बात यह है एफपीओज जो है एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में जितना ज्यादा से ज्यादा आएंगे उतना बचेगा। और लास्ट पॉइंट मेरा बहुत साफ है, मेरा मत यह है कि सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, इस देश के बाजार में, इस देश की मंडियों में नीलामी उस भाव से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उससे नीचे जाने पर किसान मरता है, उसका लागत भी नहीं निकलती, उसे रिजर्व कर दिया जाए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी अगर अपना गेहूं बेचती है तो ये जब टेंडर फ्लोट करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि ये रिजर्व प्राइस होगा। तो किसान को बचाने के लिए पारदर्शिता यही कहेंगे कि शुरू नीलामी वहां से होनी चाहिए जिन फसलों की घोषित है। और आलू, प्याज और टमाटर, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं टॉप, टोमेटो, ऑनियन, प्याज, इन 3 बड़ी फसलों के लिए भी कुछ ऐसा प्राइस हर सीजन में रिजर्व घोषित किया जाए कि नीलामी वहां से हो, जिससे किसान जिंदा रह सके और देश की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो बरकरार रहे। और लास्ट मेरा पॉइंट है कि प्रोड्यूसर प्राइस और कंज्यूमर प्राइस के बीच में जो परेशानियां हैं आपको उसको लिंक करना पड़ेगा। जब तक आप प्रोड्यूसर प्राइस को कंज्यूमर प्राइस से लिंक नहीं करेंगे, बाजार नहीं सुधरेगा। ठीक है शिवाजी सर, क्या किसान ये समझ पा रहा है कि पारदर्शी बाजार की व्यवस्था उसके लिए की जा रही है? माफी के साथ सर, आपके पास 20 सेकंड बचे हैं। नहीं, बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था अगर होती है, किसान चाहता है कि पारदर्शी व्यवस्था हो और उसको जो एक्चुअल प्राइस है वो उसको क्यों मिल रहा है ये भी उसको मालूम होना चाहिए। तो इसको करने की व्यवस्था है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने भी डिस्कशन में किया है उनको जोड़ना चाहिए। और उस पर समझता हूँ कि ये एक बहुत रिव्यू करने की चीज़ें हैं और इसको रिव्यू करने के बाद निश्चय ही किसान को फायदा होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ इन सारे प्रयासों को करना होगा, तभी कुछ परिणाम निकल के सामने आएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी लोगों को आने के लिए, जुड़ने के लिए, चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो सच के साथ के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन आप जानते हैं थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम का यूट्यूब लिंक आपके मोबाइल फोन तक भी पहुंच जाएगा, तो आप उसे देखिएगा, बताइएगा कि कैसा शो लगा, और आपके कमेंट का और रिएक्शन का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। आपसे अगली मुलाकात इसी कार्यक्रम में होगी इतने ही बजे। मेरे लिए अपना टाइम रिजर्व रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए सच के साथ।